आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध उपन्यास गोदान भाग 6 का अगला भाग। मेहता अकड़कर लाल लाल आंखों से ताकते हुए बोले, अजी कुछ नहीं, ऐसा कौन सा बड़ा काम था? जाकर पूछा, अंदर आऊं? बोली, आप हैं मेहता जी, आइए। मैंने अंदर जाकर कहा, वहाँ लोग ब्रिज खेल रहे हैं। मिस मालती 500 रुपये हार गई हैं और अपनी अंगूठी बेच रही हैं। अंगूठी 1000 से कम की नहीं है। आपने तो देखा है। बस वही, आपके पास रुपए हो तो 500 रुपये देकर 1000 की चीज ले लीजिए। ऐसा मौका फिर ना मिलेगा। मिस मालती ने इस वक्त रुपए ना दिए तो बेदाग निकल जाएंगी। पीछे से कौन देता है? शायद इसलिए उन्होंने अंगूठी निकाली है कि 500 रुपये किसके पास धरे होंगे। मुस्कुराई और चट अपने बटुए से 5 नोट निकाल कर दे दिए और बोली, मैं बिना कुछ लिए घर से नहीं निकलती, ना जाने कब क्या ज़रूरत पड़े। खन्ना खिसिया कर बोले, जब हमारे प्रोफेसरों का यह हाल है तो यूनिवर्सिटी का ईश्वर ही मालिक है। खुर्शीद ने घाव पर नमक छिड़का। अरे तो ऐसी कौन सी बड़ी रकम है जिसके लिए आपका दिल बैठा जाता है? खुदा झूठ ना बुलवाए तो यह आपकी एक दिन की आमदनी है, समझ लीजिएगा। एक दिन बीमार पड़ गए और जाएगा भी तो मिस मालती ही के हाथ में। आपके दर्दे जिगर की दवा मिस मालती ही के पास तो है। मालती ने ठोकर मारी। देखिए मिर्जा जी, तबेले में लती आहूज अच्छी नहीं। मिर्जा ने दुम हिलाई। कान पकड़ता हूँ देवी जी। मिस्टर तनख्वाह की तलाशी हुई। मुश्किल से 10 रुपए निकले। मेहता की जेब में केवल 98 निकली। कई सज्जनों ने 1-1, 2-2 रुपए खुद दिए। हिसाब जोड़ा गया तो 300 की कमी थी। यह कमी राय साहब ने उदारता के साथ पूरी कर दी। संपादक जी ने मेवे और फल खाए और जरा कमर सीधी कर रहे थे कि राय साहब जाकर कहा, आपको मिस मालती याद कर रही हैं। खुश होकर बोले, मिस मालती मुझे याद कर रही हैं? धन्य भाग। राय साहब के साथ ही हॉल में आ विराजे। उधर नौकरों ने मेजें साफ कर दी थी। मालती ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया। संपादक जी ने नम्रता दिखाई। बैठिए, तकल्लुफ ना कीजिए, मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ। मालती ने श्रद्धा भरे स्वर से कहा, आप तकल्लुफ समझते होंगे, मैं समझती हूँ। मैं आपका सम्मान बढ़ा रही हूँ। यूँ आप अपने को कुछ ना समझे और आपको शोभा भी वही देता है। लेकिन यहाँ जितने सज्जन जमा हैं, सभी आपकी राष्ट्र और साहित्य सेवा से भली भांति परिचित है। आपने इस क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण काम किया है, अभी चाहे लोग उसका मूल्य ना समझे, लेकिन वह समय बहुत दूर नहीं। मैं तो कहती हूँ वह समय आ गया है जब हर एक नगर में आपके नाम की सड़कें बनेंगी, क्लब बनेंगे, टाउन हॉलों में आपके चित्र लटकाए जाएंगे। इस वक्त जो थोड़ी बहुत जागृति है वह आप ही के महान उद्योगों का प्रसाद है। आपको यह जानकर आनंद होगा कि देश में अब आपके ऐसे अनुयायी पैदा हो गए हैं जो आपके देहात सुधार आंदोलन में आपका हाथ बटाने को उत्सुक हैं, और उन सज्जनों की बड़ी इच्छा है कि यह काम संगठित रूप से किया जाए और एक देहात सुधार संघ स्थापित किया जाए जिसके आप सभापति हों। ओंकारनाथ के जीवन में यह पहला अवसर था कि उसे चोटी के आदमियों में इतना सम्मान मिले। वह कभी कभी आम जलसों में बोलते थे और कई सभाओं के मंत्री और उपमंत्री भी थे।
लेकिन शिक्षित समाज ने अब तक उनकी उपेक्षा ही की थी। उन लोगों में वह किसी तरह मिल ना पाते थे, इसलिए आम जलसों में उनकी निष्क्रियता और स्वार्थता की शिकायत किया करते थे और अपने पत्र में एक एक को रंगेते थे। कलम तेज थी, वाणी कठोर, साफ गोई की जगह उछलता कर बैठते थे, इसलिए लोग उन्हें खाली ढोल समझते थे। उसी समाज में आज उनका इतना सम्मान। कहाँ है आज स्वराज और स्वाधीन भारत और हंटर के संपादक आकर देखें और अपना कलेजा ठंडा करें। आज अवश्य ही देवताओं की उन पर कृपा दृष्टि है। सद्योग कभी निसफल नहीं जाता। ऋषियों का वाक्य है, वह स्वयं अपनी नजरों में उठ गए, कृतज्ञता से पुलकित होकर बोले, देवी जी, आप तो मुझे कांटों में घसीट रही हैं। मैंने तो जनता की जो कुछ भी सेवा की, अपना कर्तव्य समझकर की। मैं इस सम्मान को व्यक्ति का सम्मान नहीं, उस उद्देश्य का सम्मान समझ रहा हूँ जिसके लिए मैंने अपना जीवन अर्पित कर दिया। लेकिन मेरा नम्र निवेदन है कि प्रधान का पद किसी प्रभावशाली पुरुष को दिया जाए। मैं पदों में विश्वास नहीं रखता। मैं तो सेवक हूँ और सेवा करना चाहता हूँ। मिस मालती इसे किसी तरह स्वीकार न कर सकती। सभापति पंडित जी को बनना पड़ेगा। नगर में उसे ऐसा प्रभावशाली व्यक्ति दूसरा नहीं दिखाई देता, जिसकी कलम में जादू है, जिसकी जबान में जादू है, जिसके व्यक्तित्व में जादू है। वह कैसे कहता है कि वह प्रभावशाली नहीं है। वह जमाना गया जब धन और प्रभाव में मेल था। अब प्रतिभा और प्रभाव के मेल का युग है। संपादक जी को यह पद अवश्य स्वीकार करना पड़ेगा। मंत्री मिस मालती होंगी। इस सभा के लिए 1000 का चंदा भी हो गया है और अभी तो सारा शहर और प्रांत पड़ा हुआ है। 4-5 लाख मिल जाना मामूली बात है। ओंकारनाथ पर कुछ नशा सा चढ़ने लगा। उनके मन में जो एक प्रकार की फुरहरी सी उठ रही थी, उसने गंभीर उत्तरदायित्व का रूप धारण कर लिया। बोले, मगर यह आप समझ लें मिस मालती कि यह बड़ी जिम्मेदारी का काम है और आपको अपना बहुत समय देना पड़ेगा। मैं अपनी तरफ से आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप सभा भवन में मुझे सबसे पहले मौजूद पाएंगी। मिर्जा जी ने पुचकार दिया। आपका बड़े से बड़ा दुश्मन भी यह नहीं कह सकता कि आप अपना कर्ज अदा करने में कभी किसी से पीछे रहे। मिस मालती ने देखा शराब कुछ कुछ असर करने लगी है, तो और भी गंभीर बनकर बोली, अगर हम लोग इस काम की महानता ना समझते तो ना यह सभा स्थापित होती और ना आप इसके सभापति होते। हम किसी रईस या तालुकेदार को सभापति बनाकर धन खूब बटोर सकते हैं और सेवा की आड़ में स्वार्थ सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन यह हमारा उद्देश्य नहीं। हमारा एकमात्र उद्देश्य जनता की सेवा करना है और उसका सबसे बड़ा साधन आपका पत्र है। हमने निश्चय किया है कि हर एक नगर और गांव में उसका प्रचार किया जाए और जल्द से जल्द उसकी ग्राहक संख्या को 20,000 तक पहुंचा दिया जाए। प्रांत की सभी म्यूनिसिपैलिटियों और जिला बोर्डों के चेयरमैन हमारे मित्र हैं। कई चेयरमैन तो यहीं विराजमान हैं। अगर हम एक ने 500 प्रतियां भी ले ली तो 25,000 प्रतियां तो आप यकीनी समझें। फिर राय साहब और मिर्जा साहब की यह सलाह है कि काउंसिल में इस विषय का एक प्रस्ताव रखा जाए कि प्रत्येक गांव के लिए बिजली की एक प्रति सरकारी तौर पर मंगाई जाए या कुछ वार्षिक सहायता स्वीकार की जाए। और हमें पूरा विश्वास है
कि यह प्रस्ताव पास हो जाएगा। ओंकारनाथ ने जैसे नशे में झूमते हुए कहा, हमें गवर्नर के पास डेपुटेशन ले जाना होगा। मिर्जा खुर्शीद बोले, ज़रूर ज़रूर। उनसे कहना होगा कि किसी सभ्य समाज के लिए यह कितनी लज्जा और कलंक की बात है कि ग्रामोत्थान का अकेला पत्र होने पर भी बिजली का अस्तित्व तक नहीं स्वीकार किया जाता। मिर्जा खुर्शीद ने कहा, अवश्य अवश्य, मैं गर्व नहीं करता, अभी गर्व करने का समय नहीं आया, लेकिन मुझे इसका दावा है कि ग्राम्य संगठन के लिए बिजली ने जितना उद्योग किया। मिस्टर मेहता ने सुधारा, नहीं महाशय, तपस्या कहिए। मैं मिस्टर मेहता को धन्यवाद देता हूँ। हाँ, इसे तपस्या ही कहना चाहिए, बड़ी कठोर तपस्या। बिजली ने जो तपस्या की है वह इस प्रांत के ही नहीं, इस राष्ट्र के इतिहास में अभूतपूर्व है। मिर्जा खुर्शीद बोले, ज़रूर ज़रूर। मिस मालती ने एक पैग और दिया, हमारे संघ ने यह निश्चय भी किया है कि कौंसिल में अब की जो जगह खाली हो उसके लिए आपको उम्मीदवार खड़ा किया जाए। आपको केवल अपनी स्वीकृति देनी होगी, से सारा काम लोग कर लेंगे। आपको ना खर्च से मतलब, ना प्रोपेगेंडा, न दौड़ धूप से। ओंकारनाथ की आंखों की ज्योति दुगनी हो गई। गर्वपूर्ण नम्रता से बोले, मैं आप लोगों का सेवक हूँ, मुझसे जो काम चाहे ले लीजिए। हम लोगों को आपसे ऐसी ही आशा है। हम अब तक झूठे देवताओं के सामने नाक रगड़ते रगड़ते हार गए और कुछ हाथ ना लगा। अब हमने आप में सच्चा पथ प्रदर्शक, सच्चा गुरु पाया है और इस शुभ दिन के आनंद में आज हमें एक मन एक प्राण होकर अपने अहंकार को, अपने दंभ को तिलांजलि दे देनी चाहिए। हम में आज से कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई शूद्र नहीं है, कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है, कोई ऊंच नहीं है, कोई नीच नहीं है। हम सब एक ही माता के बालक, एक ही गोद के खेलने वाले, एक ही थाली के खाने वाले भाई हैं। जो लोग भेदभाव में विश्वास रखते हैं, जो लोग पृथकता और कट्टरता के उपासक हैं, उनके लिए हमारी सभा में स्थान नहीं है। जिस सभा के सभापति पूज्य ओंकारनाथ जैसे विशाल हृदय व्यक्ति हो, उस सभा में ऊंच नीच का, खान पान का और जाति पाति का भेद नहीं हो सकता। जो महानुभाव देव एकता में और राष्ट्रीयता में विश्वास ना रखते हों, वे कृपा करके यहाँ से उठ जाएं। राय साहब ने शंका की, मेरे विचार में एकता का यह आशय नहीं है कि सब लोग खान पान का विचार छोड़ दें। मैं शराब नहीं पीता, तो क्या मुझे इस सभा से अलग हो जाना पड़ेगा? मालती ने निर्मम स्वर में कहा, बेशक अलग हो जाना पड़ेगा। आप इस संघ में रहकर किसी तरह का भेद नहीं रख सकते। मेहता जी ने घड़े को ठोका, मुझे संदेह है कि हमारे सभापति जी स्वयं खान पान की एकता में विश्वास नहीं रखते। ओंकारनाथ का चेहरा जर्द पड़ गया। इस बदमाश ने यह क्या बेवक्त की सहनाई बजा दी। दुष्ट कहीं गड़े मुर्दे ना उखाड़ने लगे। नहीं, यह सारा सौभाग्य स्वप्न की भांति शून्य में विलीन हो जाएगा। मिस मालती ने उनके मुंह की ओर जिज्ञासा की दृष्टि से देखकर दृढ़ता से कहा, आपका संदेह निराधार है मेहता महोदय। क्या आप समझते हैं कि राष्ट्र की एकता का ऐसा अनन्य उपासक, ऐसा उदार चेता पुरुष, ऐसा रसिक कवि इस निरर्थक और लज्जाजनक भेद को मान्य समझेगा? ऐसी शंका करना
उनकी राष्ट्रीयता का अपमान करना है। ओंकार नाथ का मुखमंडल प्रदीप्त हो गया। प्रसन्नता और संतोष की आभा झलक पड़ी। मालती ने उसी स्वर में कहा, और इससे भी अधिक उनकी पुरुष भावना का, एक रमणी के हाथों से शराब का प्याला पाकर वह कौन भद्र पुरुष होगा जो इनकार कर दे। यह तो नारी जाति का अपमान होगा, उस नारी जाति का जिसके नयन बाणों से अपने हृदय को विधवाने की लालसा पुरुष मात्र में होती है, जिसकी अदाओं पर मर मिटने के लिए बड़े बड़े महीप ललायित रहते हैं। लाइए बोतल और प्याले और दौड़ चलने दीजिए। इस महान अवसर पर किसी तरह की शंका, किसी तरह की आपत्ति राष्ट्रद्रोह से कम नहीं। पहले हम अपने सभापति की सेहत का जाम पिएंगे। बर्फ, शराब और सोडा पहले ही से तैयार था। मालती ने ओंकारनाथ को अपने हाथों से लाल विष से भरा हुआ ग्लास दिया और उन्हें कुछ ऐसी जादू भरी चितवन से देखा कि उनकी सारी निष्ठा, सारी वर्ण श्रेष्ठता काफूर हो गई। मन में ने कहा, सारा आचार विचार परिस्थितियों के अधीन है। आज तुम दरिद्र हो, किसी मोटर कार को धूल उड़ाते देखते हो तो ऐसा बिगड़ते हो कि उसे पत्थरों से चूर चूर कर दो। लेकिन क्या तुम्हारे मन में कार की लालसा नहीं है? परिस्थिति ही विधि है और कुछ नहीं। बाप दादों ने नहीं पी थी, ना पी हो। उन्हें ऐसा अवसर ही कब मिला था? उनकी जीविका पोथी पत्रों पर थी। शराब लाते कहाँ से और पीते भी तो जाते कहाँ? फिर वह तो रेलगाड़ी पर ना चढ़ते थे, कल का पानी ना पीते थे, अंग्रेजी पढ़ना पाप समझते थे। समय कितना बदल गया। समय के साथ अगर नहीं चल सकते तो वह तुम्हें पीछे छोड़कर चला जाएगा। ऐसी महिला के कोमल हाथों में विष भी मिले तो सिरोधार्य करना चाहिए। जिस सौभाग्य के लिए बड़े बड़े राजे तरसते हैं वह आज उनके सामने खड़ा है। क्या वह उसे ठुकरा सकते हैं? उन्होंने ग्लास ले लिया और सिर झुकाकर अपनी कृतज्ञता दिखाते हुए एक ही सांस में पी गए। और तब लोगों को गर्व भरी आंखों से देखा, मानो कह रहे हों, अब तो आपको मुझ पर विश्वास आया। क्या समझते हैं मैं निरा पोंगा पंडित हूँ? अब तो मुझे दंभी और पाखंडी कहने का साहस नहीं कर सकते। हाल में ऐसा शोरगुल मचा कि कुछ ना पूछो, जैसे पिटारे में बंद कहकहे निकल पड़े हो। वाह देवी जी, क्या कहना है। कमाल है मिस मालती, कमाल है। तोड़ दिया नमक का कानून, तोड़ दिया धर्म का किला, तोड़ दिया नीम का घड़ा, फोड़ दिया। ओंकारनाथ के कंठ के नीचे शराब का पहुंचना था कि उनकी रसिकता वाचाल हो गई। मुस्कुरा कर बोले, मैंने अपने धर्म की थाती मिस मालती के कोमल हाथों में सौंप दी और मुझे विश्वास है वह उसकी यथोचित रक्षा करेंगी। उनके चरण कमलों के इस प्रसाद पर मैं ऐसे 1000 धर्मों को निछावर कर सकता हूँ। कहकहों से हॉल गूंज उठा। संपादक जी का चेहरा फूल उठा था, आंखें झुकी पड़ती थी। दूसरा ग्लास भरकर बोले, यह मिस मालती की सेहत का जाम है। आप लोग पिएं और उन्हें आशीर्वाद दें। लोगों ने फिर अपने अपने ग्लास खाली कर दिए। उसी वक्त मिर्जा खुर्शीद ने एक माला लाकर संपादक जी के गले में डाल दी और बोले, सज्जनों, फिदवी ने अभी अपने पूज्य सदर साहब की शान में एक कसीदा कहा है। आप लोगों की इजाज़त हो तो सुनाऊं? चारों तरफ से आवाज़ें आई,
हाँ हाँ, जरूर सुनाइए। ओंकारनाथ भंग तो आए दिन पिया करते थे और उनका मस्तिष्क उसका अभ्यस्त हो गया था, मगर शराब पीने का उन्हें यह पहला अवसर था। भंग का नशा मंथर गति से एक स्वप्न की भांति आता था और मस्तिष्क पर मेघ के समान छा जाता था। उनकी चेतना बनी रहती थी। उन्हें खुद मालूम होता था कि इस समय उनकी वाणी बड़ी लच्छेदार है और उनकी कल्पना बहुत प्रबल। शराब का नशा उनके ऊपर सिंह की भांति झपटा और दबोच बैठा। वह कहते कुछ हैं, मुंह से निकलता कुछ है, फिर वह ज्ञान भी जाता रहा। वह क्या करते हैं और क्या करते हैं, इसकी सुधि ही ना रही। यह स्वप्न का रोमानी वैचित्र न था, जागृति का वह चक्कर था जिसमें साकार निराकार हो जाता है। ना जाने कैसे उनके मस्तिष्क में यह कल्पना जाग उठी कि कसीदा पढ़ना कोई बड़ा अनुचित काम है। मेज पर हाथ पटक कर बोले, नहीं, कदापि नहीं, यहाँ कोई कसीदा नहीं होगा, नहीं होगा। हम सभापति हैं, हमारा हुक्म है, हम अभी इस सब को तोड़ सकते हैं, अभी तोड़ सकते हैं, सभी को निकाल सकते हैं। कोई हमारा कुछ नहीं कर सकता। हम सभापति हैं, कोई दूसरा सभापति नहीं है। मिर्जा ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, इस कसीदे में तो आपकी तारीफ की गई है। संपादक जी ने लाल पर ज्योतिहीन नेत्रों से देखा। तुम हमारी तारीफ क्यों की? क्यों की? बोलो, क्यों हमारी तारीफ की? हम किसी का नौकर नहीं है, किसी के बाप का नौकर नहीं है, किसी साले का दिया नहीं खाते। हम खुद संपादक हैं, हम बिजली का संपादक है, हम उसमें सबका तारीफ करेगा। देवी जी, हम तुम्हारा तारीफ नहीं करेगा। हम कोई बड़ा आदमी नहीं है, हम सबका गुलाम है। हम आपका चरण रज है। मालती देवी हमारी लक्ष्मी है, हमारी सरस्वती, हमारी राधा। यह कहते हुए वे मालती के चरणों की तरफ झुके और मुंह के बल फर्श पर गिर पड़े। मिर्जा खुर्शीद ने दौड़कर उन्हें संभाला और कुर्सियां हटाकर वहीं जमीन पर लेटा दिया। फिर उनके कानों के पास मुंह ले जाकर बोले, राम राम सत्य है, कहिए तो आपका जनाजा निकाले। राय साहब ने कहा, कल देखना कितना बिगड़ता है, एक एक को अपने पत्र में रगेदेगा और ऐसा रगेदेगा कि आप भी याद करेंगे। एक ही दुष्ट है, किसी पर दया नहीं करता, लिखने में तो अपना जोड़ नहीं रखता। ऐसा गधा आदमी कैसे इतना अच्छा लिखता है, यह रहस्य है। कई आदमियों ने संपादक जी को उठाया और ले जाकर उनके कमरे में लिटा दिया। उधर पांडाल में धनुष यज्ञ हो रहा था। कई बार इन लोगों को बुलाने के लिए आदमी आ चुके थे। कई हुक्काम भी पंडाल में आ पहुँचे थे। लोग उधर जाने को तैयार हो रहे थे कि सहसा एक अफगान आकर खड़ा हो गया। गोरा रंग, बड़ी बड़ी मूछें, ऊंचा कद, चौड़ा सीना, आंखों में निर्भयता का उन्माद भरा हुआ, ढीला नीचा कुर्ता, पैरों में सलवार, जरी के काम की सदरी, सिर पर पगड़ी और कुला, कंधों में चमड़े का बैग लटकाए, कंधों पर बंदूक रखे और कमर में तलवार बांधे, ना जाने किधर से आ खड़ा हो गया और गरज कर बोला, खबरदार, कोई यहाँ से मत जाओ। हमारा 7 का आदमी पर डाका पड़ा है। यहाँ का जो सरदार है वह हमारा आदमी को लूट लिया है।
उसका माल तुमको देना होगा, एक एक कौड़ी देना होगा। कहाँ है सरदार, उसको बुलाओ। राय साहब ने सामने आकर क्रोध भरे स्वर में कहा, कैसी लूट, कैसा डाका? यह तुम लोगों का काम है। यहाँ कोई किसी को नहीं लूटता। साफ साफ कहो, क्या मामला है? अफगान ने आंखें निकाली और बंदूक का कुंदा जमीन पर पटक कर बोला, हमसे पूछता है कैसा लूट, कैसा डाका? तुम लूटता है, तुम्हारा आदमी लूटता है। हम यहाँ की कोठी का मालिक है। हमारी कोठी में 25 जवान हैं। हमारा आदमी रुपए तहसील कर लाता था 1000, वह तुम लूट लिया और कहता है कैसा डाका? हम बताएगा कैसा डाका होता है। हमारा 2500 जवान अभी आता है। हम तुम्हारा गांव लूट लेगा। कोई साला कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। खन्ना ने अफगान के तेवर देखे तो चुपके से उठे कि निकल जाएं। सरदार ने जोर से डांटा, कहाँ जाता है तुम? कोई कहीं नहीं जा सकता। नहीं, हम सबको कत्ल कर देगा, अभी फैर कर देगा। हमारा तुम कुछ नहीं कर सकता। हम तुम्हारा पुलिस से नहीं डरता। पुलिस का आदमी हमारा शकल देखकर भागता है। हमारा अपना कांसल है। हम उसको खत लिखकर लाट साहब के पास जा सकता है। हम याद से किसी को नहीं जाने देगा। तुम हमारा 1000 रुपया लूट लिया, हमारा रुपया नहीं देगा तो हम किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। तुम सब आदमी दूसरों के माल को लूट सकता है और या मासूक के साथ शराब पीता है। मिस मालती उसकी आंख बचाकर कमरे से निकलने लगी कि वह बाज की तरह टूटकर उसके सामने आ खड़ा हुआ और बोला, तुम इन बदमाशों से हमारा माल दिलवाए, नहीं हम तुमको उठा ले जाएगा, अपने कोठी में जश्न मनाएगा। तुम्हारा हुस्न पर हम आशिक हो गया। या तो हमको 1000 अभी अभी दे दे या तुमको हमारे साथ चलना पड़ेगा। तुमको हम नहीं छोड़ेगा। हम तुम्हारा आशिक हो गया है। हमारा दिल और जिगर फटा जाता है। हमारा इस जगह 25 जवान है। इस जिला में हमारा 500 जवान काम करता है। हम अपने कबीले का खान है। हमारे कबीला में 10,000 सिपाही है। हम काबुल के अमीर से लड़ सकता है। अंग्रेज सरकार हमको 20,000 सालाना खिराज देता है। अगर तुम हमारा रुपया नहीं देगा तो हम गांव लूट लेगा और तुम्हारा मासूक को उठा ले जाएगा। खून करने में हमको लुत्फ आता है। हम खून का दरिया बहा देगा। मजलिस पर आतंक छा गया। मिस मालती अपना चहकना भूल गईं। खन्ना की पिंडलियां काँप रही थीं। बेचारे चोट चपेट के भय से एक मंजिले बंगले में रहते थे। जीने पर चढ़ना उनके लिए सूली पर चढ़ने से कम न था। गर्मी में भी डर के मारे कमरे में सोते थे। राय साहब को ठकुराई का अभिमान था। वह अपने ही गांव में एक पठान से डर जाना हास्यास्पद समझते थे, लेकिन उसकी बंदूक को क्या करते। उन्होंने जरा भी ची चपड़ किया और इसने बंदूक चलाई। हुस तो होते ही हैं यह सब, और निशाना भी इन सबों का कितना अचूक होता है। अगर उसके हाथ से बंदूक ना होती तो राय साहब उससे सींग मिलाने को भी तैयार हो जाते। मुश्किल यही थी कि दुष्ट किसी को बाहर नहीं जाने देता, नहीं दम के दम में सारा गांव जमा हो जाता, इसके पूरे जत्थे को पीट पाट कर रख देता। आखिर उन्होंने दिल मजबूत किया और जान पर खेल कर बोले, हमने आपसे कह दिया कि हम चोर डाकू नहीं हैं। मैं यहाँ की कौंसिल का मेंबर हूँ
और यह देवी जी लखनऊ की सुप्रसिद्ध डॉक्टर हैं। यहाँ अभी शरीक और इज्जतदार लोग जमा हैं। हमें बिल्कुल खबर नहीं आपके आदमियों को किसने लूटा। आप जाकर थाने में रपट कीजिए। खान के जमीन पर पैर पटका, पैतरे बदले और बंदूक को कंधों से उतार कर हाथ में लेता हुआ दहाड़ा। मत बकबक करो, काउंसिल का मेंबर को हम इस तरह पैरों से कुचल देगा। जमीन पर पाँव रगड़ता है। हमारा हाथ मजबूत है, हमारा दिल मजबूत है। हम खुदा ताला के सिवा और किसी से नहीं डरता। तुम हमारा रुपया नहीं देगा तो हम राय साहब की तरफ इशारा कर अभी तुमको कत्ल कर देगा। अपने तरफ बंदूक की दोनाली देखकर राय साहब झुककर मेज के बराबर आ गए। अजीब मुसीबत में जान फंसी थी। शैतान बरबस कहे जाता है। तुमने हमारे रुपए लूट लिए। ना कुछ सुनता है, ना कुछ समझता है, ना किसी को बाहर आने जाने देता है। नौकर चाकर सिपाही प्यादे सब धनुष यज्ञ देखने में मग्न थे। जमींदारों के नौकर यों भी आलसी और कामचोर होते हैं। जब तक 10 दफ़े ना पुकारा जाता बोलते ही नहीं। और इस वक्त तो वे एक शुभ काम में लग हुए थे। धनुष यज्ञ उनके लिए केवल तमाशा नहीं, भगवान की लीला थी। अगर एक आदमी भी इधर आ जाता तो सिपाहियों को खबर हो जाती और दम भर में खान का सारा खान पर निकल जाता। दाढ़ी के एक एक बाल नुच जाते। कितना गुस्सेवर है, होते भी तो जल्लाद है। न मरने का गम, न जीने की खुशी। मिर्जा साहब ने से अंग्रेजी में बोले, अब क्या करना चाहिए? मिर्जा साहब ने चकित नेत्रों में देखा। क्या बताऊं, कुछ अकल काम नहीं करती। मैं आज अपना पिस्तौल घर ही छोड़ आया, नहीं मजा चखा देता। खन्ना रोना मुंह बनाकर बोले, कुछ रुपए देकर किसी तरह इस बला को टालिए। राय साहब ने मालती की ओर देखा। देवी जी, अब आपकी क्या सलाह है? मालती का मुखमंडल तमा रहा था। बोली, होगा क्या? मेरी इतनी बेइज्जती हो रही है और आप लोग बैठे देख रहे हैं। 20 मर्दों के होते एक उद्दट पठान मेरी इतनी दुर्गति कर रहा है और आप लोगों के खून में जरा भी गर्मी नहीं आती। आपको जान इतनी प्यारी है, क्यों एक आदमी बाहर जाकर शोर नहीं मचाता? क्यों आप लोग उस पर झपट कर उसके हाथ से बंदूक छीन नहीं लेते? बंदूक ही तो चलाएगा, चलाने दो। 1 या 2 की जान ही तो जाएगी, जाने दो। मगर देवी जी मर जाने को जितना आसान समझती थी और लोग ना समझते थे। कोई आदमी बाहर निकलने की फिर हिम्मत करे और पठान गुस्से में आकर 10-5 फेर कर दे तो यहाँ सफाया हो जाएगा। बहुत होगा, पुलिस उसे फांसी की सज़ा दे देगी। वह भी क्या ठीक, एक बड़े कबीले का सरदार है। उसे फांसी देते हुए सरकार भी सोच विचार करेगी। ऊपर से दबाव पड़ेगा। राजनीति के सामने न्याय को कौन पूछता है? हमारे ऊपर उल्टे मुकदमे दायर हो जाएं और दंडकारी पुलिस बिठा दी जाए तो आश्चर्य नहीं। कितने मज़े से हंसी मजाक हो रहा था। अब तक ड्रामा का आनंद उठाते होते इस शैतान ने आकर एक नई विपत्ति खड़ी कर दी है और ऐसा जान पड़ता है बिना 2 एक खून किए मानेगा भी नहीं। खन्ना ने मालती को फटकारा, देवी जी, आप तो हमें ऐसे लताड़ रही हैं मानो अपने प्राण रक्षा करना कोई पाप है। प्राण का मोह प्राणी मात्र में होता है और हम लोगों में भी है, तो कोई लज्जा की बात नहीं। आप हमारी जान इतनी सस्ती समझती हैं? यह देखकर मुझे खेद होता है। 1000 ही का तो मुआवला है। आपके पास मुफ्त के 1000 हैं, उसे देकर क्यों नहीं विदा कर देती? आप खुद अपनी बेइज्जती करा रही हैं।
इसमें हमारा क्या दोष? राय साहब ने गर्म होकर कहा। अगर इसने देवी जी को हाथ लगाया तो चाहे मेरी लाश यहीं तड़पने लगे, मैं उससे भिड़ जाऊंगा। आखिर वह भी आदमी ही तो है। मिर्जा साहब ने संदेह में सिर हिलाकर कहा, राय साहब, आप अभी तो इन सबों के मिजाज से वाकिफ नहीं हैं। यह फैर करना शुरू करेगा तो फिर किसी को जिंदा ना छोड़ेगा। इनका निशाना बेखता होता है। मिस्टर तनखा बेचारे आने वाले चुनाव की समस्या सुलझाने आए थे। 10-5 हजार का वारा न्यारा करके घर जाने का स्वप्न देख रहे थे। यहाँ जीवन ही संकट में पड़ गया। बोले, सबसे सरल उपाय वही है जो अभी खन्ना जी ने बतलाया। 1 हजार ही की बात है और रुपए मौजूद है, तो आप लोग क्यों इतना सोच विचार कर रहे हैं? मिस मालती ने तनखा को तिरस्कार भरी आंखों से देखा। आप लोग इतने कायर हैं, यह मैं ना समझती थी। मैं भी यह ना समझता था कि आपको रुपए इतने प्यारे हैं और वो भी मुफ्त के। जब आप लोग मेरा अपमान देख सकते हैं तो अपने घर की स्त्रियों का अपमान भी देख सकते होंगे। तो आप भी पैसे के लिए अपने घर के पुरुषों को होम करने में संकोच ना करेंगी। खान इतनी देर तक झल्लाया हुआ सा इन लोगों की गिटपिट सुन रहा था। एकाएक गरज कर बोला, अब नहीं मानेगा। इतनी देर यहाँ खड़ा है, तुम लोग कोई जवाब नहीं देता। जेब से सीटी निकालकर तुमको 1 लम्हा और देता है। अगर तुम रुपया नहीं देता तो सीटी बजाएगा और हमारा 25 जवान यहाँ आ जाएगा। बस। फिर आंखों में प्रेम की ज्वाला भरकर उसने मिस मालती को देखा। तुम हमारे साथ चलेगा दिलदार, तुम्हारे ऊपर फिदा हो जाएगा, अपना जान तुम्हारे कदमों पर रख देगा। इतना आदमी तुम्हारा आशिक है, मगर कोई सच्चा आशिक नहीं है। सच्चा इश्क क्या है दिखा देगा। तुम्हारा इशारा पाते ही अपने सीने में खंजर चुभा सकता है। मिर्जा ने घिघिया कर कहा, देवी जी, खुदा के लिए इस मूजी को रुपए दे दीजिए। खन्ना ने हाथ जोड़कर याचना की, हमारे ऊपर दया करो मिस मालती। राय साहब तनकर बोले, हरगिज नहीं। आज जो कुछ होना है हो जाने दीजिए। या तो हम खुद मर जाएंगे या इन जालिमों को हमेशा के लिए सबक दे देंगे। तनखा ने राय साहब को डांट बताई, शेर की माद में घुसना कोई बहादुरी नहीं है, मैं इसे मूर्खता समझता हूँ। मगर मिस मालती के मनोभाव कुछ और ही थे। खान के लालसा प्रदीप नेत्रों ने उन्हें आश्वस्त कर दिया था और अब इस कांड में उन्हें मन चलेपन का आनंद आ रहा था। उनका हृदय कुछ देर इन नरपुंगों के बीच में रहकर उसके बर्बर प्रेम का आनंद उठाने के लिए ललचा रहा था। शिष्ट प्रेम की दुर्बलता और निर्जीवता का उन्हें अनुभव हो चुका था। आज अक्खड़ अनपढ़ पठानों के उन्मत्त प्रेम के लिए उनका मन दौड़ रहा था, जैसे संगीत का आनंद उठाने के बाद कोई मस्त हाथियों की लड़ाई देखने के लिए दौड़े। उन्होंने खान साहब के सामने जाकर निशंक भाव से कहा, तुम्हें रुपए नहीं मिलेंगे? खान ने हाथ बढ़ाकर कहा, तो हम तुमको लूट ले जाएगा। तुम इतने आदमियों के बीच से हमें नहीं ले जा सकते। हम तुमको 1000 आदमियों के बीच से ले जा सकता है। तुमको जान से हाथ धोना पड़ेगा। हम अपने मासूक के लिए अपने जिस्म का एक एक बोटी नुचवा सकता है। उसने मालती का हाथ पकड़कर खींचा। उसी वक्त होरी ने कमरे में कदम रखा। वह राजा जनक का माली बना हुआ था और उसके अभिनय ने देहातियों को हंसाते हंसाते लुटा दिया था। उसने सोचा, मालिक अभी तक क्यों नहीं आए? वह भी तो आकर देखे कि देहाती इस काम में कितने कुशल होते हैं। उनके यार दोस्त भी देखे
कैसे मालिक को बुलाएं, वह अवसर खोज रहा था और ज्यों ही मोहलत मिली दौड़ा हुआ यहाँ आया, मगर यहाँ का दृश्य देखकर भौचक्का सा खड़ा रह गया। सब लोग चुप्पी साधे थर थर कांपते कातर नेत्रों से खान को देख रहे थे और खान मालती को अपनी तरफ खींच रहा था। उसकी सहज बुद्धि ने परिस्थिति का अनुमान कर लिया। उसी वक्त राय साहब ने पुकारा, होरी दौड़ कर जा और सिपाहियों को बुला ला, जल्द दौड़। होरी पीछे मुड़ा था कि खान ने उसके सामने बंदूक तानकर डांटा, कहाँ जाता है सुअर, हम गोली मार देगा। होली गवार था, लाल पगड़ी देखकर उसके प्राण निकल जाते थे, लेकिन मस्त सांड पर हाथ लाठी लेकर पिल पड़ता था। वह कायर ना था, मारना मरना दोनों ही जानता था, मगर पुलिस के हथकंडों के सामने उसकी एक ना चलती थी। बंधे बंधे कौन फिरे, रिश्वत के रुपए कहाँ से लाए, बाल बच्चों को किस पर छोड़े, मगर जब मालिक ललकारते हो तो फिर किसका डर, तब तो वह मौत के मुंह में भी कूद सकता है। उसने झपट कर खान की कमर पकड़ी और ऐसा अड़ंगा मारा कि खान चारों खाने चिता जमीन पर आ रहा था और लगा पस्तों में गालियां देने। होरी उसकी छाती पर चढ़ बैठा और जोर से दाढ़ी पकड़कर खींची। दाढ़ी उसके हाथ में आ गई। खान ने तुरंत अपनी कुलाह उतार फेंकी और जोर मारकर खड़ा हो गया। अरे, यह तो मिस्टर मेहता हैं। वाह! लोगों ने चारों तरफ से मेहता को घेर लिया। कोई उनके गले लगता, कोई उनकी पीठ पर थपकियां देता और मिस्टर मेहता के चेहरे पर ना हंसी थी ना गर्व। चुपचाप खड़े थे, मानो कुछ हुआ ही नहीं। मालती ने नकली रोज से कहा, आपने यह बहुरूपपन कहाँ सीखा? मेरा दिल अभी तक धड़ धड़ कर रहा है। मेहता ने मुस्कुराते हुए कहा, जरा इन भले आदमियों की जवां-मर्दी की परीक्षा ले रहा था। जो गुस्ताखी हुई हो उसे क्षमा कीजिएगा। आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध उपन्यास। आगे की कहानी अगले भाग में।